हेलो स्टूडेंट्स, हेयर और नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 3। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पढ़ा था और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ना है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू डिप्लॉयड सेल विच इज नोन एज जायगोट। ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है एक मेल और एक फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन फ्यूजन के थ्रू। ठीक है, तो मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। दोनों हैप्लॉइड सेल मिलकर एक नई सेल का फॉर्मेशन करते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मीन्स इसके बाद 23 क्रोमोसोम्स होंगे, इसके बाद भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन जो नया सेल बनेगा वो 46 क्रोमोसोम्स के साथ होगा, तो ये 2n फॉर्म में होगा। तो इसे क्या बोल देंगे? जायगोट। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो स्टेप आता है वो हमारा आता है, जैसे ये फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन की जब भी हम बात करेंगे, इंसेमिनेशन के थ्रू हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो मोटाइल स्पर्म होता है वो जो मोटाइल स्पर्म होगा, फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले के स्टेप्स क्या होते हैं। तो मोटाइल स्पर्म जो होता है वो क्या करता है, वो मूव करता है। और कहाँ मूव करता है? मूव थ्रू सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में मोटाइल स्पर्म क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर करता है और यहाँ से एंटर करता है, कहाँ? यहाँ से यूट्रस में ये एंटर करता है एंड रीच द जंक्शन ऑफ इस्थेमस एंड एम्प्यूला। और कहाँ पहुँचता है? यहाँ से पहुँचेगा रीच द जंक्शन ऑफ isthmus and ampulla। तो इस जंक्शन ऑफ स्टेमस और एम्पुला में यहाँ से पहुँचता है और इसे बोला जाता है एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये कहाँ प्रेजेंट रहता है? फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, हम डायग्राम पहले पुराना देख चुके हैं। फैलोपियन ट्यूब में ये प्रेजेंट रहता है, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकला हुआ जो स्पर्म है वो सर्विक्स के थ्रू फीमेल के यूट्रस में पहुँचता है और यूट्रस से होते हुए ये फैलोपियन ट्यूब के स्टेमस और एम्पुला वाले जंक्शन पे पहुँचता है, जिसे हम क्या कह देते हैं? एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन हम कह देते हैं। ठीक है, तो जो ओवम है, यहाँ से ओवरी से हमने ओव्यूलेशन पढ़ा था ना। अब यहाँ पे को अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो ओवम क्या होगा? ओवम क्या होता है? ओवरी से रिलीज किया जाता है, यानी कि ओवम रिलीज हुआ होगा। फ्रॉम द ओवरी ऑल्सो रीचेज द एम्पुलरी जंक्शन, यानी कि एम्पुलरी स्टेमस जंक्शन, स्पर्म आया जंक्शन ऑफ स्थिमस एंड एम्पुला। ठीक है, यहाँ से ओवम आया, ओवम भी यहीं पे आया। ठीक है, तो ये स्पर्म और ये एग दोनों यहाँ पे को पहुँच गए। ठीक है, इस जगह पे पहुँच गए, स्टेमस ऑफ एम्पुलरी और स्टेमिक जंक्शन में ये पहुँच गए, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो होता है एम्पुला में, जहाँ पे को स्टेमस और एम्पुला का जो जंक्शन होता है वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पर ये वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अगर इफ ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू दिस जंक्शन। तभी हो सकता है जब लगातार एक बार स्पर्म आया और एक बार ओवा आया, तभी हो सकता है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेन करता है कि वाई कॉपुलेशन डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि हर टाइम जो कॉपुलेशन होता है वो हर टाइम प्रेगनेंसी क्यों नहीं कॉज करता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी ओवम नहीं पहुंच रहा है, कभी कभी स्पर्म नहीं पहुंच रहा है। तो फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब स्पर्म और एग दोनों ही एम्पुला में पहुंच रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो एक ऐसी प्रोसेस जहां पे स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जा रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? फर्टिलाइजेशन हम कह देते हैं। ठीक है, तो अब स्टेप वाइज अगर हम ध्यान दें तो कैसे होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो स्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म क्या होता है? कांटेक्ट में आता है एग की जोना पेलुसिडा में। ड्यूरिंग fertilization sperm comes in contact with the zona pellucida।
ठीक है, जोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में आता है। और जोना पेलिसिडा किस में प्रेजेंट रहता है? ऑफ ओवेम। हमने स्ट्रक्चर ऑफ ओवेम में पढ़ा था ना, जोना पेलिसिडा लेयर होती है इसकी, कोरोना रेडिएटा आउटर लेयर एंड जोना पेलिसिडा इनर लेयर होती है। तो जोना पेलिसिडा जो होता है ओवेम में प्रेजेंट रहता है और ये कांटेक्ट में आता है स्पर्म के, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये इंड्यूस करता है मेम्ब्रेन को चेंज करने के लिए, ठीक है, इंड्यूस इट एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन विच ब्लॉक द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, जो कि इसके बाद बाकी के जो स्पर्म आएंगे उनकी एंट्री को ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। दस ये इंश्योर करता है कि सिर्फ इसकी वजह से जोना पेलिसिडा क्या करती है, एक बार में एक ही स्पर्म को आने देगी या बाकी के जो स्पर्म होंगे उनकी एंट्री को रोक देती है, जिस वजह से ये इंश्योर होता है कि एक टाइम पे एक स्पर्म ही एक ओवम को फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। यानी कि ये पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी मीन्स 2 या मोर देन 2 जो स्पर्म होते हैं उनकी एंट्री को वो रोकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे को ओवम क्या करता है, जोना पेलिसिडा क्या करता है, एंट्री को रोकने का ये काम करता है, ठीक है। दूसरा एक्रोसोम। एक्रोसोम यानी कि हेड ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड में एक्रोसोम हमने देखा था ना, एक्रोसोम की हमने बात करी थी। तो जो एक्रोसोम होता है यहाँ पे इसके सीक्रेशन, ये सीक्रेट करता है, अपने सीक्रेशन को सीक्रेट करता है। इसमें कुछ सीक्रेट, ये कुछ फ्लूइड लाइक पार्ट्स या फ्लूइड लाइक सब्सटेंस को ये सीक्रेट करता है, जो स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जाने में हेल्प करता है, सीक्रेट करता है और हेल्प the sperm to enter into the cytoplasm of the ovum। तो ओवम के साइटोप्लाज्म में अंदर एंटर करने में हेल्प करता है। किसकी हेल्प से? थ्रू, किसके थ्रू? थ्रू ऑब्वियस सी बात है जोना पेलिसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सीधी सीधी बात हो गई यहाँ पे कि जब भी स्पर्म फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जब भी स्पर्म कांटेक्ट में आता है ओवम के जोना पेलिसिडा के साथ, तो ये क्या करता है, कुछ चेंजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस करता है, जिसकी वजह से बाकी दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है जोना पेलिसिडा के थ्रू, जो कि प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। और उसके बाद जो सीक्रेशन एक्रोसोम यानी कि स्पर्म के हेड का जो सीक्रेशन है वो स्पर्म को एग के जोना पेलिसिडा के अंदर एंटर करने में हेल्प करता है, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जोना पेलिसिडा के थ्रू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू साइटोप्लाज्म में एंटर करने में हेल्प करता है। और ये हेल्प करता है कंप्लीशन ऑफ मियोसिस डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। हमने पढ़ा था ना कि oogenesis में हमने पढ़ा था सेकेंडरी oocyte स्टेट में रेस्टिंग फेज आ जाता है तब तक जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो अब तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, तो ये हेल्प करता है किसमें, ये इंड्यूस करेगा, ये हेल्प करेगा कि जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन यहाँ पे को सेकेंड मियोसिस डिवीजन को ये यहाँ पे को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा वो क्या करता है, सेकेंड क्या बनाएगा, सेकेंडरी पोलर बॉडी। सेकेंडरी पोलर बॉडी कब बनती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी तब बनती है जब फर्टिलाइजेशन होता है और सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होता है। तो सेकेंड मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा एंड हैप्लॉइड ओवम। पोलर बॉडी छोटी थी, ओवम बड़ा था ना, तो यहाँ पे कोई एक हैप्लॉइड ओवम बन गया 23 वाला और यहाँ पे कोई एक पोलर बॉडी बन गई, ठीक है। तो उसके बाद जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दैट ऑफ ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ जाके उन दोनों के हैप्लॉइड पार्ट फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन वो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फेज आता है कि जो बेबी का जो जेंडर डिटरमाइन होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो यहाँ पे कोई डिसाइड होता है इस स्टेज में, इसी स्टेज में यहाँ पे डिसाइड होगा आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन होने के बाद यहाँ पे कोई जेंडर के बारे में बताया क्या जाता है, जेंडर यहाँ पे डिवाइड होता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। तो जो जाइगोट होता है वो कैरी करता है, या जाइगोट या एक्स क्रोमोसोम कैरी कर सकता है या XY क्रोमोसोम वो कैरी कर सकता है, डिपेंड करता है कब और कौन सा क्रोमोसोम कहाँ से आ रहा है, ठीक है।
अगर जायगोट ने कैरी किया XX तो ये कन्वर्ट होने वाला है फीमेल में, ठीक है। अगर उसने XY कैरी किया तो ये कन्वर्ट किस में होगा, मेल में। अब ये कैसे कैरी करेगा, देखो एक है मेल पेरेंट है XY, ठीक है। एक है फीमेल पेरेंट क्या है XX, फीमेल पेरेंट के पास जो सेक्स क्रोमोसोम है वो है XX और मेल पेरेंट के पास है X और Y, ठीक है। ये दो है ना उसके पास। तो अब क्या होगा, जब फ्यूजन हो रहा है, ये 22 प्लस ये क्रोमोसोम है, 22 प्लस ये क्रोमोसोम है, तो बाकी 22 क्रोमोसोम्स तो कैरेक्टर्स को लेके आ रहे हैं, लेकिन जो ये 23rd क्रोमोसोम होता है ये डिटरमाइन करता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। तो अगर फ्यूजन के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम मेल से एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से मिल गया तो ये तो XX हो गया, यानी कि फीमेल बनेगा। और अगर ऐसा हुआ कि एक Y क्रोमोसोम और फीमेल से तो हमेशा X क्रोमोसोम ही आएगा, XY है, तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो जेंडर डिटर्मिनेशन है, जेंडर जो डिटरमाइन होता है वो टोटली डिपेंड करता है मेल के क्रोमोसोम पे, मेल से कौन सा क्रोमोसोम ट्रांसफर कराया जाएगा, ना कि फीमेल के क्रोमोसोम से, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर डिटरमाइन हो जाता है कि बेबी मेल होगा या फीमेल होगा। अब हम यहाँ पे बोलते हैं कि फीमेल के पास तो दोनों XX हैं, कब कौन सा X आएगा, या ये दोनों ही, ये भी X है ये दोनों X हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये दोनों ही X यहाँ आ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा एक ही आ सकता है। और इसमें क्या होता है, हालांकि दोनों X हैं तो इस टाइम पे जब भी एक X यहाँ ट्रांसफर हो रहा होता है तो दूसरा क्या बना देता है, बार बॉडी बना देता है, यानी कि इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा एक पेरेंट से एक ही क्रोमोसोम आएगा अगर हम 23rd पेयर की बात करें, इसलिए ये हैप्लॉइड फॉर्म में, एक हैप्लॉइड फॉर्म में आएगा, तब जाके यहाँ डिप्लॉइड ये होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे जब हम आगे पढ़ते हैं तो फिर आता है कि चलो अब जायगोट तो बन गया, मेल बनना था फीमेल बनना था वो भी हमने पढ़ लिया, सेक्स डिटर्मिनेशन भी हमने पढ़ लिया। अब आता है एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, तो एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है इस फर्टिलाइज्ड ओवम से या इस फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे कौन कौन से इवेंट आते हैं कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन होता है वो हमने पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ओके, तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवम इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट होते हैं, सबसे पहले द माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले माइटोसिस डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, और कब, जैसे ही जो जायगोट है यानी कि जो फर्टिलाइज ओवम है, जैसे ही डिवीजन स्टार्ट एज द जायगोट मूव्स थ्रू द स्थिमस ऑफ द ओविडक्ट टुवर्ड्स द यूट्रस। देखो होता क्या है ना, फर्टिलाइजेशन हो तो रहा है एम्पुला में, लेकिन जो जायगोट बनता है धीरे धीरे, जैसे ये एक रफ डायग्राम बनाया, यहाँ पे एम्पुला में फर्टिलाइजेशन तो हुआ लेकिन ये जायगोट धीरे धीरे मूव करता है यहाँ यूट्रस की तरफ, ठीक है। तो माइटोसिस डिवीजन तब स्टार्ट होता है जब जायगोट जो है, ये जायगोट मूव करना स्टार्ट करता है यहाँ ओविडक्ट से, कहाँ, यूट्रस में मूव करना स्टार्ट करता है और वहाँ जाके फॉर्मेशन करता है 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल का, ठीक है। ये डिवाइड होता है, एक जायगोट पहले 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर 4 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर ऐसे 8 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर ऐसे 16 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। तो ये इसके डॉटर सेल्स कहते हैं इनको, ठीक है। तो ये डॉटर सेल्स में डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्लीवेज, ठीक है। यानी कि जायगोट जब मूव करता है स्टिमस से यूट्रस की तरफ तो वहाँ पे वो 2, 4, 8, 16 सेल में डिवाइड होना स्टार्ट करता है एंड दिस डिवीजन इज नोन एज क्लीवेज। तो इसी प्रोसेस को क्लीवेज कह दिया जाता है। अब क्लीवेज के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग क्लीवेज जो यंग एम्ब्रायो है जो धीरे धीरे मूव कर रहा है
फैलोपियन ट्यूब से धीरे धीरे जो नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ, यूट्रस में जो आना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे को इसमें अलग अलग इवेंट्स आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इवेंट तो क्या होता है ना, जो एम्ब्रियो है 8 से 16 ब्लास्टोमियर के साथ, द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमियर आर कॉल्ड, उसे कह दिया जाता है मोरुला, ठीक है। ये नेम आपने याद करने, 8 से 16 तक की जो स्टेज होती है एम्ब्रायो की, ब्लास्टोमियर की, उसे हम बोल देते हैं मोरुला, ठीक है। बट इट इज नॉट लार्जर देन अ जायगोट, ये जायगोट से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, दूसरा इवेंट आता है, अब ये मोरुला भी कंटिन्यू करता है डिवीजन को, मोरुला भी क्या करता है, लगातार डिवाइड होते ही रहता है और ये मूव करता है, जैसे जैसे अभी पूरा यूट्रस तक नहीं पहुंचा है, फिर यूट्रस तक जाएगा नीचे नीचे, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं क्या, मोरुला भी कंटिन्यू करता है डिवीजन को, डिवीजन करता है, और इस कंडीशन को बोल देते हैं ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुला वाली स्टेज पढ़ रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स की स्टेज पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या था, सबसे पहले क्या हुआ, जो मोरुला कंडीशन आई 8 से 16, जो हमने यहाँ पे को बनाए 8 से 16 वाले जो क्लीवेज हुए यहाँ पे को, उसे हमने क्या कह दिया, मोरुला कह दिया। दूसरा फिर जो मोरुला कंटिन्यू डिवाइड करता है और ट्रांसफॉर्म होता है, पहले ये ट्रांसफॉर्म होगा किसमें, कंटिन्यू डिवाइड करेगा एंड ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, ट्रांसफॉर्म होता है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में, ठीक है। अब धीरे धीरे मूव करता है तो इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, इसे ब्लास्टुलेशन कह दिया जाता है। आया ना इतना समझ में। फिर उसके बाद क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या आता है ना, थर्ड स्टेज में जो ब्लास्टोमियर होता है, अब जो ब्लास्टोमियर है थर्ड स्टेज में इन द ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट ब्लास्टोमियर जो होते हैं, यानी कि चलिए मैं लिख के बताती हूँ, blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast and the, अभी मैं आपको समझाती हूँ, एंड द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, इनर सेल मास। तो देखो अब क्या हुआ ना, यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्लीवेज जब हुआ, मीन्स कि जब ब्लास्टुलेशन वाली जब कंडीशन आ गई, तो ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट रहते हैं ब्लास्टोमेयर, ये अरेंज रहते हैं एक अरेंज इनटू एन आउटर लेयर के फॉर्म में ये अरेंज रहते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। और जो इनर ग्रुप का, जो अंदर के ग्रुप के जो सेल इससे अटैच्ड है ना, ट्रोपोब्लास्ट से जो अटैच्ड है, उन्हें इनर सेल मास कह देंगे, क्योंकि वो अंदर है तो इनर सेल मास, बाहर है तो ट्रोपोब्लास्ट बोल दिया, ठीक है। इसमें ब्लास्टोसिस्ट में प्रेजेंट जो ब्लास्टोमियर होते हैं वो बाहर आउटर लेयर में अरेंज रहते हैं, जिसे हम ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं, और इनर सेल ग्रुप होता है सेल्स का, जिसे कि हम क्या कह देते हैं, इनर सेल मास, है ना। आ रहा होगा ना समझ में। अभी मैं आपको डायग्राम के साथ भी समझाऊंगी तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर होती है, फोर्थ पोर्शन जो आता है, जो ट्रोपोब्लास्ट है ना, ट्रोपोब्लास्ट ये लेयर क्या करती है, ट्रोपोब्लास्ट की जो लेयर होती है ये अटैच्ड हो जाती है, देन गेट्स अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम। अब ये पहुंच गई है यूट्रस तक, ठीक है, यूट्रस तक पहुंच गई है, तो एंडोमेट्रियम से क्या हो जाती है, ये अटैच्ड हो जाती है, और एंड द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। तो जो इनर सेल मास अभी बना था ना, जो अभी हमने इनर सेल मास की बात करी, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, एम्ब्रियो में। एंड एंडोमेट्रियम एंड इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट्स इनटू एन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो गया है, या एम्ब्रियो
बन जाता है, ठीक है। अब ये हो गया है इसमें अटैचमेंट, ठीक है। अब पहुंच गया है तो अटैच हो जाएगा ना उस वॉल से, यहाँ अगर पहुंच गया है तो वॉल से अटैच हो जाएगा, यूटेराइन की वॉल से ही अटैच हो जाएगा। तो जब ये यूटेराइन की वॉल से अटैच हो जाता है तो आफ्टर अटैचमेंट द यूटेराइन वॉल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो इस ब्लास्टोसिस्ट को लगातार डिवाइड होकर पूरा ऐसे कवर कर देती है, देखो कुछ इस तरीके से इसमें कवर कर देती है ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। एज अ रिजल्ट अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरीके से एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मीन्स जब जो एम्ब्रियो है या जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी तरीके से यूटेराइन की वॉल से चिपक जाता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी, ठीक है। दैट इज द टाइम फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ। तो प्रेगनेंसी को ये आगे बढ़ाता है इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बताऊंगी। तो देखो जैसे एग्जाम्पल, ये एक ओवम था, ठीक है। ये ओवम है, अब ये इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म आया, ये फर्टिलाइज हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेल स्टेज आई, ठीक है। 2 सेल स्टेज कुछ इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 2 सेल स्टेज आई, ठीक है। इसे 2 सेल स्टेज बोल दो, ओके। फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज आई। देखो 4 सेल स्टेज कैसे बनती है, ये आउटर है, 2 सेल ये, 1 सेल यहाँ से, 1 सेल यहाँ से, ठीक है। 4 सेल स्टेज हो गई ना। फिर उसके बाद मोरोला वाली कंडीशन आई 8 से 16 तक की, ठीक है। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही करेंगे। तो 8 से 16 तक की स्टेज जो होगी इसे हम मोरोला कह देंगे। ये 4 सेल स्टेज आएगी, ठीक है। 4 सेल स्टेज, ये मोरोला वाली स्टेज। मोरोला के बाद यहाँ पे हमने पढ़ा था मोरोला के बाद क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। और ब्लास्टोसिस्ट से पहले ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक इससे बड़ा जायगोट से बड़ा नहीं होता है। तो हम यहाँ पे को ब्लास्टोसिस्ट अब बनाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके का होता है, ये है ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन, और आपको पढ़ना पड़ेगा फिर इसके बारे में जो मैंने आपको बताया उसके बारे में। और उसके बाद इम्प्लांटेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन उसके बाद होना स्टार्ट होता है। नीचे जैसे ये वॉल है, यूटेराइन की वॉल है, तो यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कुछ इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लांटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे दिखाया जाता है, पूरा यूटेराइन की वॉल में ये चिपक जाता है, तो इसे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हुआ क्या, इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हुआ। अब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो गया, यानी कि हमने कहा कि ये प्रेगनेंसी को अब आगे बढ़ाएगा, ठीक है। अब प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंजेस क्या क्या आते हैं, ठीक है। आफ्टर इम्प्लांटेशन होता क्या क्या है अब हमने ये पढ़ना होगा, ठीक है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इसके लिए पढ़ने के लिए आपको नेक्स्ट हमारी हेडिंग या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद, तो आफ्टर इम्प्लांटेशन तो छोटे छोटे हाथों की तरफ या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर होते हैं ट्रोपोब्लास्ट में, ठीक है। ट्रोपोब्लास्ट में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर होते हैं जिन्हें कि कोरियोनिक वेली कहा जाता है, ठीक है। तो मैं एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, देखिए जो मैंने स्टेजेस बनाई ना, क्लियर आपकी बुक में भी दिया गया है, कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। यहाँ पे ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन होता है। तो अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इम्प्लांटेशन के बाद हमने कहा कि एक कोरियोनिक वेली यानी कि छोटे छोटे
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होते हैं जिसे कोरियोनिक वेली कहा जाता है। तो आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या बनता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट में, ठीक है। तो उसे कोरियोनिक वेलाई या वेली कहा जाता है, जो कि क्या करती है, विच आर सराउंडेड बाय द यूटेराइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। मैटरनल ब्लड और यूटेराइन टिश्यू से घिरी हुई रहती है। किससे घिरी हुई रहती है ये, यूटेराइन टिश्यू surrounded by uterine tissue and maternal means mother, maternal blood, ठीक है। तो जो ये वेली होती है, ये वेलाई जो होते हैं और जो यूटेराइन टिश्यू होती है वो इंटरडिजिटेट हो जाती है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को ज्वाइन करने लगती है, ताकि ये क्या कर सके, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन कर सके फीटस और मदर की बॉडी में। कौन, ये जो विलाई है, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। विलाई एंड यूटेराइन टिश्यू ये क्या करती है, इंटरडिजिटेट हो जाती है, इंटरडिजिटेट विथ ईच अदर। इसमें क्या बोलेंगे, इंटरडिजिटेट विथ ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म अ स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन फीटस एंड मैटरनल बॉडी कॉल्ड, आपको आता है बताइए, कॉल्ड, यस, प्लेसेंटा, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करती है, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा का क्या काम होता है, हमने 10th में भी पढ़ा था ना, प्लेसेंटा का क्या काम होता है। तो प्लेसेंटा क्या करता है, तो इतना आया ना, चेंजेस क्या आते हैं, इम्प्लांटेशन के बाद कोरियोनिक वेलाई इसमें प्रेजेंट रहते हैं, जो कि यूटेराइन टिश्यू और मैटरनल ब्लड से घिरे हुए रहते हैं, और ये वेलाई और यूटेराइन टिश्यू आपस में जुड़ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का फॉर्मेशन करती है, और वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, प्लेसेंटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा के बारे में, ठीक है। प्लेसेंटा ऑक्सीजन की सप्लाई, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेक्स्ट हेडिंग, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो ये क्या करता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो को सप्लाई करता है ऑक्सीजन की और न्यूट्रिएंट्स की। अब कैसे, क्योंकि ये जो प्लेसेंटा होता है ये किससे जुड़ा हुआ रहता है, ये मदर की बॉडी से अटैच रहता है, मदर और फीटस की बॉडी से अटैच रहता है, ठीक है। और ये दूसरा इसका काम क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव भी करता है, हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटीरियल एंड अदर वेस्ट मटीरियल, बाकी के जो वेस्ट मटीरियल बनते हैं उनको भी बॉडी से बाहर निकालने का काम प्लेसेंटा का होता है। और प्लेसेंटा क्या रहती है, प्लेसेंटा कनेक्टेड रहती है एम्ब्रियो से थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा, देखो मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ, ये है डायग्राम, ठीक है। ये है कैविटी ऑफ यूट्रस, ये यॉल्क्स है, ये एम्ब्रियो है। अब देखिए प्लेसेंटा ऑफ विलाई है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये है एम्बिलिकल कॉर्ड, यहीं पे प्लेसेंटा इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, ऐसे देखो ये मैटरनल बॉडी है, मदर की बॉडी है, ये बच्चा है, तो कैसे ये कॉर्ड जुड़ी हुई है ना इससे, तो ये एम्बिलिकल कॉर्ड विद इट्स वेसल्स। तो इस एम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जो प्लेसेंटा है वो इस एम्ब्रियो में किसके थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़ा हुआ रहता है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, सब्सटेंस को एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो से बाहर, दोनों जो चीजें चाहिए एम्ब्रियो में लेके आएगा, जो नहीं चाहिए बॉडी से बाहर मदर की हेल्प से, मदर के वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिक्स करके बाहर निकाल देता है, ठीक है। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज एन एंडोक्राइन टिश्यू, ये एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह बिहेव करता है और कुछ हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जैसे HCG होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक, ठीक है,
ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक, यहाँ पे भी आपको दिया गया देखो, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक HCG, ये इस हार्मोन का, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा, इन हार्मोन्स का सिक्रेशन भी ये करता है। ठीक है, तो धीरे ये क्या करता है, ये HCG जो हार्मोन होता है, ये हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है या देखा जाता है। ठीक है, जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है तो HCG का अमाउंट अगर ज़्यादा है या HCG डिटेक्ट किया जा रहा है तो इट मीन्स वो लेडी क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, तो अब उसके बाद ये तो आई प्लेसेंटा के फॉर्मेशन की बात, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो रहा है, प्लेसेंटा फॉर्म होगा, तो उसके बाद क्या होगा, तो इन द लेटर फेज, बाद में प्रेगनेंसी की लेटर फेज में, इसके बाद वाले फेजेस में क्या होता है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू एंड प्रोड्यूस several hormones like HCG, HPL, estrogen, progestogens एक्सेट्रा। ठीक है, तो आफ्टर फेजेस, प्रेगनेंसी के बाद वाले फेज में जो हार्मोन, एक रिलैक्सिन भी ओवरी के थ्रू सीक्रेट किया जाता है, हार्मोन होता है जिसका नाम रिलैक्सिन होता है। ये इंपॉर्टेंट है नोट करने के लिए कि जो HCG, HPL और जो रिलैक्सिन है वो वुमेन में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही ये प्रोड्यूस होते हैं या बनते हैं फीमेल की बॉडी में। इन एडिशन द लेवल ऑफ अदर हार्मोन, अगर हम अदर हार्मोन की बात करें, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, इनका मैटरनल ब्लड में प्रेगनेंसी के टाइम पे अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये पहले से भी प्रेजेंट रहते हैं। अदरवाइज बाकी जो HCL वगैरह जो होते हैं, HCG, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही अराइज होते हैं। ठीक है, और जो इंक्रीज प्रोडक्शन होता है इन हार्मोन का, वो नेसेसरी होता है फीटल के ग्रोथ के लिए, जरूरी है, ऐसा नहीं कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी, फीटस के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। मेटाबॉलिक चेंजेस जो मदर की बॉडी में आते हैं, उनको, उन चेंजेस को बैलेंस करने के लिए भी ये जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है गैस्ट्रुलेशन का। ठीक है, इतना सब कुछ तो हो गया। अब इसके बाद गैस्ट्रुलेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स। अब देखो, इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल वॉल है, इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन हुआ, उसके बाद जो इनर सेल मास बना, इनर सेल मास, ये डिफ्रेंशिएट हुआ और इसने क्या बनाया, एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म, और इनर लेयर इसने बनाई, एक्टोडर्म के बाद इनर लेयर बनी एंडोडर्म। अब देखो, एक्टोडर्म, एक्टो मीन्स होता है आउटर, एक्टोडर्म यानी कि बाहर वाली लेयर बनी, एंडोडर्म मीन्स अंदर वाली लेयर बनी, और ठीक इन दोनों के बीच में एक और लेयर बनती है, एक्टो और मीजो के बीच में, एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में एक लेयर और बनती है जिसे हम बोल देते हैं मीजोडर्म। ठीक है, जर्म लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, इम्प्लांटेशन हुआ, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट हुई एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म में, और जैसे ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म बन गए, इन दोनों के बनते ही एक और सेल का फॉर्मेशन होता है इन दोनों के बीच में, जिसे मीजोडर्म कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे को ट्रांसफॉर्मिंग द ब्लास्टोसिस्ट इनटू 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, दस ट्रांसफॉर्मिंग द ब्लास्टोसिस्ट इनटू अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गैस्ट्रुला बाय अ प्रोसेस कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। तो यहाँ पे को क्या हो जाता है, ये जो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है ना ब्लास्टोसिस्ट का, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म वाला, इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मींस कि ब्लास्टोसिस्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इन 3 लेयर में, उसी को क्या बोल दिया, गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसे गैस्ट्रुला बोला, और इस प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन हमने कह दिया। ये 3 लेयर आगे जाके क्या करती हैं, टिश्यूज में, ऑर्गन में कन्वर्ट होती है और एक एडल्ट का फॉर्मेशन करती है।
ठीक है। और जो इनर सेल मास है वो कंटेन करता है कुछ सेल को जिन्हें स्टेम सेल कहा जाता है, जिनके पास पोटेंशियलिटी होती है कि वो आगे जाके टिश्यू और सेल का फॉर्मेशन कर सकें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, 3 लेयर बनती हैं जिसके गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। उसके बाद ये सेल्स क्या करती हैं, आगे जाके डिवाइड होती हैं और एक फीटस को एक एडल्ट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चेंजेस इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हमने इसमें देखना है, ठीक है। तो अगर ह्यूमन की बात करें तो 9 मंथ तक प्रेगनेंसी चलती है, राइट, 9 मंथ प्रेगनेंसी होती है। और एंड आफ्टर 1 प्रेगनेंसी 1 मंथ एंड आफ्टर 1 मंथ प्रेगनेंसी मीन्स कि प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी फीटस हार्ट फॉर्म, सबसे पहले फॉर्मेशन हुआ फीटस के हार्ट का, फीटस हार्ट, ठीक है। 1 मंथ के बाद फीटस का हार्ट फॉर्म हो जाता है। ये है फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस, मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू स्टेथोस्कोप। तो यहाँ पे को डॉक्टर क्या करते हैं, आफ्टर 1 मंथ क्लियरली स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो डेवलपिंग जो फीटस है उसकी हार्ट बीट को सुन सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड मंथ में क्या होता है, सेकेंड मंथ में फीटस की डिजिट्स और लिम्ब एंड डिजिट्स बनने स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, उंगलियां बनने स्टार्ट हो जाती हैं। बाय एंड ऑफ 12 वीक मेजर ऑर्गन सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया आर वेल डेवलप। तो जब पूरा 12 वीक पूरे कंप्लीट हो जाते हैं, 3 मंथ जब पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बनना स्टार्ट हो जाता है और कुछ ऑर्गन्स बनने भी इसमें स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट मोमेंट होता है फीटस का वो फील किया जाता है, या फर्स्ट मोमेंट जो फीटस का होता है अपेयरेंस ऑफ हेयर कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। हेयर का जो अपेयरेंस होगा 5th मंथ के आसपास देखा जाता है। और जो एंड ऑफ द 24 वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर से कहा जाता है, जो बॉडी होती है वो कवर्ड हो जाती है फाइन हेयर, आईलिड्स ये और आईलेसेस एंड जो आईलिड्स होते हैं वो सेपरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 12 वीक के बाद ही होता है, ठीक है। फर्स्ट वीक में हार्ट बनता है, ये क्वेश्चन आता है आपका कि कौन से, सॉरी फर्स्ट आफ्टर 1 मंथ, तो आफ्टर 4 वीक आप लिख सकते हो। तो हार्ट का फॉर्म होता है, तो यहाँ सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट बनता है, धीरे धीरे फीटस डेवलप होता है, लिम्ब और डिजिट बनती है और 3 मंथ के बाद ऑर्गन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और फर्स्ट मोमेंट जो होता है फीटस का वो अपेयर होता है 5th मंथ के आसपास, फर्स्ट मोमेंट जब फील होता है मदर को। और 24 वीक यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में जो बॉडी होती है पूरी कवर्ड रहती है फाइन एयर से और आईलिड सेपरेट हो जाते हैं, आईलेसेस फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। और 9 मंथ की प्रेगनेंसी में जो फीटस होता है वो फुली डेवलप हो जाता है और वो रेडी रहता है अपनी मदर की बॉडी से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो ये तो एम्ब्रायो में चेंजेस थे। तो अब हम पढ़ते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन, तो पार्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ द फीटस, ठीक है। जो डिलीवरी होती है फीटस की उसे पार्चुरेशन कहते हैं। और जब जो वो टाइम पीरियड ना जिसमें एक एम्ब्रियो यूट्रस में रहता है, यानी कि आफ्टर द लास्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन टू द डे ऑफ पार्चुरेशन इज कॉल्ड गैस्टेशन। गैस्टेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है। प्रेगनेंसी के पूरे 9 मंथ को क्या कहा जाता है, गैस्टेशन पीरियड कहा जाता है। और जो गैस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमन में 9 मंथ के आसपास होता है या 9 मंथ का होता है, ठीक है। अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में जब प्रेगनेंसी एंड हो जाती है ना, प्रेगनेंसी का जब लास्ट डे चल रहा होता है तो उस टाइम पे एक्सपल्सन होता है। जब डिलीवरी हो रही होती है फीटस की तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में फीमेल के फील होता है और ये जो प्रोसेस होती है और इसी की वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फीटस है वो डिलीवर हो पाता है बॉडी से बाहर। तो इस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। एक पार्चुरेशन इंड्यूस्ड होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म के थ्रू। यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के वो ओरिजिनेट होते हैं फुली डेवलप्ड फीटस में एंड प्लेसेंटा में, विच इंड्यूस माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स भी उसे कहा जाता है। और
ये ट्रिगर करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के रिलीज, मतलब कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करता है मैटरनल प्यूटिट्री ग्लैंड से, प्यूटिट्री से, और ये प्रमोट करता है कि यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। मेनली नॉर्मली अगर हम बोलें पार्चुरेशन क्या है, बेबी का बॉडी से बाहर आना, डिलीवर करना, या मदर का बेबी को बॉडी से बाहर रिलीज करना थ्रू द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ये प्रमोट करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रमोट करता है कि यूटेराइन मसल कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन हो। तो जो ये स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स होगा ना, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन अगर कंटिन्यू होगा तो एक स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ये लगाता है, जिसकी वजह से बेबी को एक्सप्लोस या एक्सपल्सन होता है यूटेरस के बाहर बर्थ कैनाल में, और थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद जो प्लेसेंटा है वो एक्सपेल कर दिया जाता है, बेबी का बर्थ हो जाता है, और थोड़े टाइम बाद जो प्लेसेंटा है उसको भी यूट्रस से बाहर कर दिया जाता है, और रिलैक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। ये रिलैक्स करता है पैल्विक लिगामेंट को, मदर के पैल्विक लिगामेंट को चाइल्ड बर्थ की वजह से हुआ जो पेन है उसे नॉर्मल करने की वो कोशिश करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है लैक्टेशन। लैक्टेशन जो मैमरी ग्लैंड होती है फीमेल की, वो डिफ्रेंशिएशन होता है उनमें प्रेगनेंसी के टाइम पे। इसमें प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ मिल्क बाय द मैमरी ग्लैंड ऑफ फीमेल आफ्टर बर्थ अ यंग वन इज कॉल्ड लैक्टेशन। तो लैक्टेशन क्या होता है? जब मिल्क रिलीज होता है फीमेल की मैमरी ग्लैंड से या ब्रेस्ट से, जब मिल्क रिलीज होता है तो उसे क्या कहा जाता है? लैक्टेशन कहा जाता है। और जो फर्स्ट मिल्क होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था, जो फर्स्ट मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर मैमरी ग्लैंड से जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद जो रिलीज होता है उसे कोलोस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है, एनर्जी होती है, जो कि एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यूबॉर्न की पैसिव इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, और न्यूबॉर्न की एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है या एंटीबॉडी इसमें प्रोवाइड करता है। और ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज हाईली रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर बाय ब्रिंगिंग अप अ हेल्दी बेबी। अगर फीमेल चाहती है कि बेबी हेल्दी ग्रो करे, बेबी का इम्यून सिस्टम हेल्दी हो, उसके पास इन्फेक्शन से लड़ने की कैपेसिटी हो, तो वो हमेशा लैक्टेशन पीरियड अपना कंप्लीट करवाए, ऐसा डॉक्टर का कहना होता है। क्योंकि जो मदर मिल्क होता है वो बेबी की हेल्थ के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट किया, हमने फर्टिलाइजेशन के सारे स्टेप पढ़ लिए हैं। अगर इसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो हमने सारे टॉपिक्स को हमारे क्लियर कर लिया है, सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। आपको पढ़ना है और इसके नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।